शोएब अख्तर का तो हाथ पूरा घूमता था। सहवाग ने अभी कहा है कि वो बट्टा मारता था। सहवाग की बात को कौन अहमियत देता है? सहवाग खुद डरता था शोएब अख्तर से, जितनी तेज वो गेंदें करता था। उस वक्त सहवाग को ख्याल नहीं आया था जब 99 में इसने डेब्यू किया था, जब बट्टा नजर नहीं आया था उसको। सट्टा भी ठीक ठाक लगता होगा, बुकीज वगैरह, इसके हवाले से बताए ना। फिक्सिंग का आगाज भारत से हुआ। हांसी क्रोनिये जो साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन है, उसकी कॉल भी भारत में पकड़ी गई थी। बाबर आजम के बारे में, आप कप्तानी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बाबर आजम अभी सीख रहा है। रेड बॉल क्रिकेट में उस तरह का कप्तान साबित नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। पाकिस्तान के फैंस भी थोड़े से खिंचे हुए होते हैं जहां अफगानिस्तान का मैच होता है कि यार कोई ऐसी बदमजगी ना हो जाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अफगानिस्तान को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए क्रिकेट में लाने के लिए। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने खेलने की इजाजत दी, प्रैक्टिस करने की। खेलना चाहिए या नहीं चाहिए हमें? मेरे ख्याल में उनके साथ खेलना चाहिए। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। पाकिस्तान अगर वहां जाकर भारत में खेलता है, फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान एक अच्छा जेस्चर शो करता है, वो भी आईसीसी का इवेंट है, तो फिर भारत को पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा। रमीज राजा, आपको क्या लगता है कि बहुत बुरे पीसीबी के चेयरमैन साबित हुए, उन्हें हटाया गया? रमीज राजा जब चेयरमैन बने तो हम सब तवक्को कर रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ काम करेंगे। रमीज राजा का रवैया ही तब्दील हो गया चेयरमैन बनते हुए। सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफी होती है? बिल्कुल हुई। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मत इनके सामने लंबी लंबी फेंक, हर क्रिकेटर को करते हैं ये चेक। आपकी तालियों में मिर्जा इकबाल बेग। कैसे हैं आप? पहले आपके लिए तालियां। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लग रहा है मैं बोलो क्या बात है देख रहा हूँ। हाँ, बोले क्या बात है, बोले क्या बात आप है। भी बोले क्या बात है। मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। कंप्यूटर है आप, और ऐसा लगता है कि आप, ये खुदादाद सलाहियत है कि जो रिसर्च आपकी है वो आपको याद रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रिकेटर को अपने बारे में इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता है। ये अल्लाह ताला का करम है नादिर। हर आदमी में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी दी हुई है ना, खुदादाद सलाहियत, वो जिसको चाहे नवाज दे। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया। हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बादाम तो नहीं खाते, या आप अपनी याददाश्त के लिए क्या करते हैं? बादाम से कुछ नहीं होता वैसे, ये कहने वाली बात है। बादाम खाओ तो दिमाग तेज चलेगा। पुराना बुजुर्ग कहते थे, बुजुर्ग कहते थे, लेकिन जिनका तेज है वो तेज है। हम खा रहे हैं बादाम, हमारा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन बादाम से वो और मामलात होंगे। लेकिन आप खुदादाद सलाहियत है आपके अंदर, ये नेचुरली आप बाय बर्थ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये शौक है। हालांकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से, बीएससी ऑनर्स। लेकिन मैं स्पोर्ट्स की तरफ आ गया, मेरा पैशन था स्पोर्ट्स। अब आदमी जिस चीज़ में, जैसे अब आपका ये एक काम है, पैशन है, आपका रोज़गार है, अगर आदमी किसी चीज़ में आ जाए और उसको पैशन हो, उसको काम करने का डेडिकेशन के साथ काम करे, तो फिर खुद ब खुद ऊपर जाता है। अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है, ये मेरा ईमान है। क्या बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अभी करंटली सबसे पहले मैं आऊँगा, कोयटा में मैच हुआ, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है, कोयटा में मैच हुआ। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग टीवी पे तो ऐसा लग रहा है मिट्टी में खेल रहे हैं वो ग्रीन ग्रास नहीं है। हालांकि ग्रास शायद है वहाँ पे जी, लेकिन ब्राउन कलर की ग्रास है, लेकिन खचा खच भरा हुआ है ग्राउंड। शायकीन बहुत अच्छे हैं, मैच बड़ा टफ हुआ है, मैच फंसा हुआ है, मज़ेदार हुआ है। चाचा ने 6 छक्के मार दिए। उस पर क्या कहेंगे? चाचा 31 साल के हैं अभी चाचा, अभी तो छोटे हैं बहुत। लेकिन चाचा की उम्र खुदा की कसम ऐसी लगती है 65। शनाख्ती कार्ड बाद में बनवाया उन्होंने। चाचा वाकई 31 साल के हैं। अब ऑन पेपर उनकी उम्र 31 साल है, लेकिन आपको क्या लगता है, हो जाएंगे इस साल? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान में उमूमन क्रिकेटर जो थे ना, माजी में भी ये रहा है कि जब आपका नादरा नहीं आया था, डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, और उस वक्त इतनी सख्ती नहीं थी, तो उस वक्त भी क्रिकेटर जो थे उनकी उम्रें कम हुआ करती थी। कम करा के, मतलब उनके माँ बाप ऐसा करते थे कि उनकी उम्र कम हुआ करती। हाँ, शाहिद अफरीदी की तो हमने 24 ही देखी है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा, बाद में उसने एक्सेप्ट किया कि मेरी उम्र ज़्यादा थी लेकिन लिखी कम गई है। हाँ। ये होता है क्रिकेट में। तो चाचा की उम्र भी इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो 40 है। अब मैं वो हॉस्पिटल का तो आदमी नहीं हूँ कि आपको बताऊं कि इसकी उम्र कितनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अंदाजन इसकी 38 के करीब होगी। 38 के करीब है। जी जी। लेकिन हमें देखें, उम्र, वो कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर। सही। अगर वो बंदा परफॉर्म कर रहा है और छक्के मार रहा है, आपको याद होगा मिसबाह-उल-हक का अपनी आखिरी स्टेज पे, आखिरी स्पेल पे कितना अच्छा परफॉर्म करते थे। पूरी टीम आउट हो जाती थी, वो फंसा रहता था वो अकेला। बिल्कुल। तो एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल आपने सही कहा। मिसबाह तो आखिर में जब
थे जब उन्होंने 2017 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला वेस्ट इंडीज़ में, तो उस वक्त भी वो सुपर फिट थे। ये फिटनेस पे भी डिपेंड करता है आपकी, और प्लेयर का अगर परफॉर्म कर रहा है तो उम्र कुछ नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया ये है कि क्या ये बूढ़ा हो गया यार, इसको बाहर करो यार, अब इसकी उम्र हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। शोएब मलिक को देख लें आप, शोएब मलिक जो है वो अभी फरवरी में 41 साल का हुआ है और कितना फिट है। और ओरिजिनल 41 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। नहीं, मेरे ख्याल में ओरिजिनल भी 41 है, क्योंकि जब 1996 में अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था तो ये पाकिस्तानी टीम में मुंतखब हुआ था। कामरान अकमल, इमरान फरद, शोएब मलिक, हसन रज़ा, देयर वर सो मैनी क्रिकेटर्स जो वहाँ उस खेले थे। तो मुझे याद है नादिर, शोएब मलिक ने जब डेब्यू किया था अपना अक्टूबर 1999 में, तो मैं शारजा में था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इसने अपना वनडे पहला खेला था। तो उस वक्त ये एज आ बॉलर खेल रहा था और इसने कोई विकेट नहीं ली। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि वहाँ पर उस वक्त 99 में मोबाइल फ़ोन इतने आम नहीं थे लोगों के पास। सही। तो वहाँ पर जो बूथ लगे होते थे और उसमें कार्ड डालकर जो है वो बात करते थे। तो मुझे स्टोरी, पीसीओ हाँ पीसीओ नहीं, वो पीसीओ नहीं था, अंदर बिल्कुल स्टेडियम में जैसे आप ड्रेसिंग रूम से निकले तो बराबर में ही उन्होंने बूथ लगाया हुआ था। तो मैं उस बूथ से कार्ड डालकर अपनी स्टोरी मुझे देनी थी, तो मैं स्टोरी दे रहा था तो एक लड़का आके पीछे खड़ा हो गया। जब मैंने बात ख़त्म की तो मैंने उसको देखा, मैं पहचान गया। मैंने कहा हाँ बोलो शोएब। कहने लगा ये कार्ड कहाँ मिलता है, जो टेलीफोन का कार्ड? कहता है मेरे पास तो नहीं है। मैंने कहा ये तो यहाँ से बहुत दूर मिलता है। तो कहने लगा, मैंने कहा तुम्हें अपने अब्बा मलिक फ़कीर हुसैन से बात करनी हो। घबरा गया। तो मैंने कहा ये कार्ड लो तुम, सियालकोट उसको बात करनी थी, घर वालों को बताना था। उसने डेब्यू किया। लेकिन शोएब मलिक डाउन टू अर्थ है, अब भी वैसे ही है जो 99 में था, अब भी वैसे ही याद रखता है, इज्जत करता है। वरना क्रिकेटर्स के आपको पता है दिमाग कैसे ख़राब हो जाते हैं। हाँ, मतलब क्रिकेटर एरोगेंट होते हैं। इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत हर आदमी को रास नहीं आती ना। ये तो कुदरत का कानून है कि आप फलदार शाख जो है वो झुकी होती है। वाह। तो जब कहते हैं ना मिर्जा साहब की शोहरत वो शेरनी का दूध है जिसे सिर्फ शेर ही हजम कर सकता है। बिल्कुल। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर इसी पे बात की है तो यकीनन आपने कुछ देखा होगा। करें ना शेयर कि कहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये पहले क्या था, अब क्या हो गया, ज़रा सी शोहरत मिल गई, हिट हो गया, मशहूर हो गया, रन्स कर लिए। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। बाद में फिर वो सही भी हो गया जब मैंने उसको जवाब दिया कि वकार यूनुस की एग्जांपल ले लें। वकार यूनुस विहाड़ी में होते थे, बूरेवाला एक्सप्रेस, सादिक पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे भावलपुर में। फिर आपने देखा होगा कि उनके उल्टे हाथ की छोटी उंगली नहीं है वकार यूनुस की। तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा, तो वो अपने घर के पास नहर में नहा रहे थे तो अचानक उनका हाथ स्लिप हुआ, तो उन्होंने कोने पे जो जालियाँ होती थी वो जाली पकड़ के लटक गए, उनकी उंगली कट के जो है वो बह गई। अच्छा, ये वाली हाँ, ये वो छोटी उंगली उनकी नहीं है। वकार यूनुस तो ये भी नहीं कह सकते मुझे वॉशरूम जाना। हाँ, वो सीधे हाथ से कहते होंगे। अच्छा। उल्टे हाथ में है ना, उनकी उंगली उल्टे हाथ की कट उल्टे गई। हाथ की। तो फिर उसके बाद वकार यूनुस जो थे, जब वो आए, वो यहाँ पर कराची आए, स्टील मिल से खेला करते थे, बाहर बैठे रहते थे। फिर उन्होंने जब डेब्यू किया 1989 में, और सचिन तेंदुलकर को पहली मरतबा, सचिन का भी डेब्यू था, वो वकार यूनुस ने आउट किया और सलीम यूसुफ की गेंद पर। तो सलीम यूसुफ ने कैच लिया वकार यूनुस की गेंद पर। तो वकार यूनुस का उस वक्त रवैया, नए नए आए थे, डिफरेंट था। और जब उनको शोहरत मिल गई उस वक्त उनकी मूछें भी ऊपर की तरफ थी, अब तो मूछें भी नहीं है उनकी। जब उनको शोहरत मिल गई तो थोड़ा सा उनका रवैया तब्दील हो गया। आपसे? हाँ, शारजा में मुझे मिले। मैंने कहा भाई ये इज्जत, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला की तरफ से, और ये टेम्पररी भी है, आर्जी है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स देखे हैं नादिर कि जब वो शोहरत की बुलंदियों पे होते हैं तो कुछ और होते हैं, और जब टीम से बाहर होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी को टक्कर मार देंगे, इतने डेस्परेट होते हैं। क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, पल में इज्जत और पल में जिल्लत। अल्लाह ताला व तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, जो संभाल के नहीं रखेगा तो उसके साथ तो यही होगा। नहीं, बेशक ऐसा ही है। मिसाल के तौर पे हमारा पाकिस्तानी टीम के जितने कैप्टन्स आए वो परफॉर्म करें तो उन्हें सर पे बिठाते हैं, नहीं परफॉर्म करें तो कराची, पाकिस्तान, कहीं भिखारी भी गालियां देते हैं। तो उनका तो कोई वो नहीं है। ये तो कितना डिसहार्ट होते होंगे यार मिर्जा साहब। होते हैं, लेकिन ये कि अब हमारी कौम का ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका में ये रुझान है। इंडिया में तो घर भर में जब अभी सुना था, धोनी हार कर आया था तो जला दिया था, बाहर जाके पुतले जलाए थे उसके घर के बाहर, पुतले भी जलाए थे और घर पे पथराव भी किया था बहुत। वो तो 1.25 अरब की आबादी है, दीवाने लोग हैं क्रिकेट के, भैया भैया करके वो क्रिकेट देखते हैं, अपने लोगों को सर पे बिठाते हैं। लेकिन उनसे जितना प्यार करते हैं, जब वो हारते हैं तो फिर उतने ही रिएक्ट भी करते हैं वो लोग।
कोई वाकया बताए ना इंडिया का, कोई ऐसा ही अजीबोगरीब आपसे किसी ने शेयर किया हो, इंडियन क्रिकेटर ने आपकी सचिन तेंदुलकर के साथ भी तस्वीर। मेरी सचिन तेंदुलकर मुझे मिला। सचिन तेंदुलकर बड़ा डाउन टू अर्थ है। मैं समझ रहा था इतना बड़ा प्लेयर है, तो सचिन तेंदुलकर मुझे मिला वहाँ वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था 2019 का वर्ल्ड कप, तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वो मिला और तस्वीर उसने बनाई। वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, मतलब लगता है कि यार ये आदमी अगर शोहरत की बुलंदियों पर गया है तो इसके भगवान ने इसको यकीनन कुछ ना कुछ तो किया होगा, क्योंकि जब उसके वालिद जो थे वो प्रोफेसर थे मराठी के, सचिन तेंदुलकर के, और वो वहाँ पर शिवाजी पार्क है बॉम्बे में, वहाँ वो क्रिकेट खेला करता था। और विनोद कामली जो बाद में फिल्मों में भी आया, शायद आपको याद होगा, विनोद कामली के बाल गायब हो गए थे। आपने तो माशाल्लाह अच्छा हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, उसके तो बाल गायब हो गए थे, तो वो भी क्रिकेट खेलता था उसके साथ। लेकिन सचिन तेंदुलकर की बात ही और थी, जिस तरीके का वो प्लेयर था। जब यहाँ पाकिस्तान 1989 में भारत की टीम आई तो वो बेबी ऑफ क्रिकेट कहलाता था, सबसे छोटा था उनमें। और मुझे याद है शोएब मोहम्मद ने यहाँ सैलून खोला हुआ था डिफेंस में, वहाँ पूरी पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेट टीम गई उनके सैलून में। अब तो बड़ी पाबंदियां है ना, खिलाड़ी मूव नहीं कर सकते। अजहरुद्दीन, हाँ समझ गया, दी एज के नाम से उन्होंने जमजमा पे अपना एक सैलून खोला हुआ था शोएब मोहम्मद। ये 15 लाख ले ली जाए फौरन मिर्जा इकबाल बेग से। हाँ पब्लिसिटी हो गई, लेकिन अब तो बंद हो गया ना, अच्छा, इसलिए 15 लाख की तो बात ही नहीं है ना, वापस करें, क्योंकि अब बंद हो गया। अगर होता तो फिर लेते आप मुझसे। मैंने वापस कर दिया आप, ठीक है। और अच्छा, ये वाकई पूरी इंडियन क्रिकेट टीम गई वहां पे बाल कटवाने, मूछे ऊंचे खतवत सेट वेट कटाने, ये कराने, क्या ये वाकई? जी हाँ, काफ़ी लड़के उन्होंने विजिट किया। शोएब की दोस्ती थी ना। अजहरुद्दीन तो जो उनकी टीम के साथ आया था, आई थिंक ही वाज द कैप्टन एट दैट टाइम, वो तो तौसीफ अहमद के घर शाह फैसल कॉलोनी चला गया। अच्छा, 3 नंबर शाह फैसल कॉलोनी में तौसीफ रहता था, तौसीफ की दोस्ती थी, वो तौसीफ के घर चला गया शाह फैसल कॉलोनी। मतलब उस वक्त प्लेयर्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, और उस वक्त प्लेयर्स का मिलना जुलना था और बड़ा एक दूसरे के साथ। ये शाहिद अफरीदी के घर भी जाते रहे। बिल्कुल, ये हरभजन, युवराज और शाहिद की भी दोस्ती। और वहाँ जब आखिरी मरतबा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 2007 में जो टेस्ट सीरीज़ खेलने भारत गई थी, तो वहाँ पर मैं था, वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने रिसेप्शन दिया था दिल्ली में। अच्छा। तो वहाँ पर सब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल रहे थे कि इनसे ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं। लेकिन मैदान में फिर वो जो राइवलरी आती है ना, मैदान में जो हीट ऑफ द मोमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे गौतम गंभीर बड़े पहले मिलता था, लेकिन बाद में क्या उसकी शाहिद आफरीदी से कितना फड्डा हुआ, आपको याद है, आपने क्लिप देखा होगा। गौतम अब तो सियासत में आ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी का वो है, और सबसे ज़्यादा वो बोलता है वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। वो अपनी ऑडियंस को खुश करते हैं, जो हो सकता है। लेकिन सचिन को आपने नहीं देखा कि सचिन तेंदुलकर बोले, आपने अजहरुद्दीन को नहीं देखा होगा कि अजहरुद्दीन बोले। सर बड़ा आदमी ना बड़ी बात करता है ना बड़ा बोलता है। सही। हीरा कब कहता है कि मेरी कीमत 1 करोड़ रुपया है, बात वही है। तो वो तो बड़ा आदमी है ना। सही। जो जिनकी कोई ना कोई कमियां रह गई हैं, वो डेस्परेट होके निकालते हैं अपने बयानात से। हाँ, बिल्कुल। और बल्कि मैंने तो ये भी बोलना था कि शुएब अख्तर, अक्सर मैं देखता हूँ कि उनके साथ, शुएब अख्तर के साथ वो हरभजन को बिठा देते हैं या किसी और बी कैटेगरी के क्रिकेटर को बिठा देते हैं। वो उसका मेयार सचिन तेंदुलकर से एटलीस्ट मिलता है, या विराट कोहली या रोहित शर्मा। बहुत बड़ा प्लेयर था। 99 में आपको याद होगा जब इसने 2 गेंदों पर 2 बोल्ड मारे थे, जब वर्ल्ड मैच हो रहा था कलकत्ता में, ईडन गार्डन्स कलकत्ता। तकरीबन 1 करोड़ के करीब उसकी जो है वो कैपेसिटी है। नहीं 1 करोड़ नहीं, उसकी कैपेसिटी 1 करोड़ नहीं, 1 लाख। 1 करोड़ हो तो फिर वो फुटबॉल के ग्राउंड में होती है ना। 1 करोड़ यहाँ क्रिकेट का था। 1 लाख के करीब थी, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। शोएब ने जब बॉल मारा तो सिर्फ शोएब अख्तर की आवाज़ आ रही थी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, और पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था ईडन गार्ड। और अगली गेंद पे उसने पहले ड्रेविड को बॉल मारा, फिर सचिन तेंदुलकर को। सन्नाटा था। शोएब ने अपनी किताब जो लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त ने किताब लिखी। उसने तो तेंदुलकर पर तनकीद की कि उसको भारतीय देवता समझते हैं, तो फिर उसके खिलाफ हो गए लोग। लेकिन वो ब्लंट आदमी, वो क्या मेरा भगवान नहीं है, आपका होगा। वो ब्लंट आदमी। शोएब अख्तर की बात ही और है। शोएब अख्तर का आपको पता है ना उसकी स्टोरी, वो क्या था बेचारा, ट्रायल देने के लिए वो उसके दोस्त ने कहा कि चलो चलते हैं लाहौर, तो बेचारे के पास पैसे नहीं थे। तो शोएब अख्तर अपने दोस्त के साथ, उसका भाई शाहिद अख्तर क्लब क्रिकेट खेलता था, अपने दोस्त के साथ बजरिया बस आया कि लाहौर घूमने चलते हैं।
तो पैसे नहीं थे। तो दोस्त ने कहा कि यार रात को कहाँ ठहरेंगे, तो शोएब मुझे बताता है, शोएब ने अपनी स्टोरी भी की कि उसे एक तांगे वाला मिल गया, उस वक्त तांगे होते थे, तो उसने उससे कहा कि देख मेरी आंख में तुझे एक स्टार नज़र आ रहा है, अगर मैं स्टार बन गया तो तुझे नवाज दूंगा। तो तांगे वाला कहना है कैसी बातें कर रहे हैं। तो शोएब ने कहा कि आज रात मुझे तू अपने घर ठहरा ले, मुझे यहाँ हम घूमने आए और फिर तू देखना। और फिर जब शोएब अख्तर बना 99 के वर्ल्ड कप के बाद, और जब वो वापस आया लाहौर ढूंढता हुआ उस कोचवान के घर पहुंचा, कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी बड़ी सख्त होगी, क्योंकि हीरो बन गया था, और उसने उसको बहुत नवाजा। तो ये ग्रेटनेस है ना प्लेस। ऐसा ही है। शोएब अख्तर पे बात हो रही है, मिर्जा साहब ये बताएं, सहवाग ने अभी कहा है कि वो बट्टा मारता था, आप उस पर क्या कहते हैं? सहवाग खुद डरता था शोएब अख्तर से, जितनी तेज़ वो गेंदें करता था। शोएब अख्तर का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से उसने गेंद की थी। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप में निक नाइट को, इंग्लैंड का बैट्समैन था, तो वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है। ये अजीब सी बात है यार, आईसीसी है। उस वक्त सहवाग को ख्याल नहीं आया था जब 99 में इसने डेब्यू किया था, जब बट्टा नजर नहीं आया था उसको, अपील कर देता, कहता क्रॉस चेक कराएं। आज बैठ के 2023 में 2022 में ये बयान देना कि यार शोएब अख्तर तो बट्टा मारता था, उसके पूरे कैरियर को 0 से मल्टीप्लाई करना, मुझे पर्सनली बड़ा दुख लेकिन हुआ। उसको सहवाग की बात को कौन अहमियत देता है? अगर कोई बड़ा प्लेयर कहता तो बात थी, उसको कौन अहमियत, लोग सब समझ गए। जिस तरह के वो कमेंट्स करता है पाकिस्तानियों के खिलाफ या शाहिद आफरीदी, इलॉजिकल, वो अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ, क्योंकि सियासत में आएगा ना। आपको पता है उसकी वीरेंद्र सहवाग की जब शादी हुई तो उसका वलीमा जो था, भारत का साबिक वजीर कानून था अरुण जेटली, जिसके नाम पर अब दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है उसका नाम रखा गया अरुण जेटली स्टेडियम। तो उसने अपने घर में इसका वलीमा किया था। उस वक्त वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे अरुण जेटली। सही। तो अब वो सियासत में आ गया, तो सियासत में तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कंट्रोवर्सी लानी होती है। हाँ, अक्सर वो बोल देता है बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इस तरीके के बयान। और ये बट्टा वाला तो अभी लेटेस्ट आया। वैसे आपको शोएब अख्तर का तो हाथ पूरा घूमता था, आप तो टेक्निकली आप क्रिकेट भी समझते हैं। और नहीं, शोएब अख्तर पे किसी ने बट्टे का नहीं कहा, जो वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात। और आईसीसी ने इतराज़ किया, मैच रेफरी होते थे, मैच रेफरी रिपोर्ट देता, अंपायर्स खड़े होते थे मैदान में, अंपायर्स रिपोर्ट देते। ये तो सहवाग ने सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि चिंगारी उसने डाली है कि एक आग लग जाए, बस वो उस वजह से होता है ना बाज़ औक़ात। मैं ये समझता हूँ कि या तो बहुत अच्छा चलता है या डिफरेंट चलता है। सही। बहुत अच्छा वो कर नहीं सकते तो डिफरेंट होने की हरकतें करते हैं कि भाई सब तारीफ कर रहे हैं, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, मैं कुछ ऐसा भंड कर दूं, भंग डाल दूं काम में जो मेरी न्यूज़ बन जाए। यही होता है। हमारे यहाँ भी होता है ना, जर्नलिस्ट में कुछ ऐसे ट्विटर पे इस तरह की चीज़ें लिख देते हैं, किसी के खिलाफ लिख दिया, लोगों की तवज्जो का मरकब, फिर गालियां भी पड़ती हैं। शोएब अख्तर आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शोएब अख्तर, बड़ी इज्जत करता है। और मुझे अच्छी तरह से याद है नादिर, 97 में जब इसने पिंडी में डेब्यू करके कराची आया, और कराची में उस वक्त शाहिद आफरीदी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आया था कीनिया में 37 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके, तो शाहिद आफरीदी के चचा ने एक फंक्शन किया अपने उसकी छत पर, तो मैं वहाँ गया। तो उस वक्त शोएब अख्तर को कोई नहीं जानता था, वो एक टेस्ट खेल कर आया हुआ था। तो शोएब अख्तर अकेला बैठा हुआ था, दुबला पतला, और फिर उसको अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, आफरीदी के सब आगे पीछे थे, फिर अल्लाह ने उसको कितनी इज़्ज़त दी। वो शोएब अख्तर, मुझे वो वक्त याद है कि जब लोग नहीं उसको पूछते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत के ज़रिए अपनी जगह बनाई और अपनी मेहनत के ज़रिए लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया। बेहतरीन। इंग्लिश भी अच्छी बोलता है, आप उसका एसेंट देखें शोएब अख्तर, अगर वो यहाँ नहीं हो, कमेंट्री बहुत अच्छी करे, उसको क्रिकेट का बहुत पता है क्रिकेट। अच्छा मिर्जा साहब, जावेद मियांदाद ने एक शारजा में छक्का लगाया, एक शाहिद अफरीदी ने, बल्कि 2 शाहिद अफरीदी ने एशिया कप में इंडिया को लगाए, और जावेद मियांदाद ने भी शारजा में लगाया भारत को अप्रैल 1986। और ये शाहिद अफरीदी ने लगाए। नसीम शाह ने भी 2 लगाए अफगानिस्तान को और जीत गए। कौन सा छक्का आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और मतलब जो उस मौके की मुनासबत का सबसे क्रूशल था छक्का, जो बड़ा मेहनती छक्का जिसे कहें? देखिए नादिर, पाकिस्तान और भारत की राइवलरी है, जो भारत के ख़िलाफ़ परफॉर्म करता है वो हीरो बन जाता है। और जावेद मियांदाद ने जो छक्का लगाया भारत के ख़िलाफ़, शाहिद आफरीदी ने भी इंडिया के ख़िलाफ़ एशवन को लगाया था 2015 में ढाका में, लेकिन जावेद मियांदाद के उस छक्के की इसलिए इम्पॉर्टेंस थी कि मैच फंसा हुआ था, तौसीफ़ अहमद ने एक सिंगल रन लिया
और वो रन आउट हो जाता तो कहानी खत्म हो जाती, और जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा ने उसको यॉर्क करने की कोशिश की थी, वो फुल टॉस हो गई थी और वो जो उसने मारा। मैं चेतन शर्मा का आपने जिक्र किया, आजकल तो वो भारत का चीफ सेलेक्टर बना हुआ है। अच्छा, हमारे अगर किसी को छक्का पड़ जाता तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता। बेशक ऐसे लेकिन चेतन शर्मा अभी भारत की सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर है। वो रोहित शर्मा और अश्विन इन सबको सेलेक्ट कर रहा है, विराट कोहली को। एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा वाक्य बड़ा इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, खासतौर पर भारत के हवाले से। मैं कमेंट्री करने के लिए गया था 2007 में भारत, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई हुई थी। तो हम क्योंकि हमें टिकट नहीं मिला, दिल्ली से हमें जाना था जमशेदपुर, तो हम कोलकाता ट्रेन से गए, ट्रेन से कोलकाता जा रहे थे, फिर वहाँ से हम बाय रोड जाते। तो जिस ट्रेन में हम थे, मैं जो था ऊपर बर्थ पे लेटा हुआ था, बड़ी अच्छी ट्रेन है वहाँ की, तो नीचे जो थे वो मेरे साथी कमेंटेटर बैठे हुए थे। तो थोड़ी बाद मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा चेतन शर्मा बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चेतन जी कहाँ चले? तो कहने लगा कि मैं एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा वो जावेद मियांदाद की वजह से, जब जावेद का मैंने नाम लिया, मैंने कहा जावेद मियांदाद की वजह से आपको बड़ी पाकिस्तान में शोहरत मिली। कहता है भाई कैसी बातें कह रहे हैं, कौन सी शोहरत मिली मुझे? उसको अब तक याद था, रिग्रेट था। और उसके बाद एक आदमी नीचे उतरा बस से, चेतन शर्मा के बाद, मैं उसको देखते ही पहचान गया। मैंने कहा आप तो अंपायर हैं। कहने लगा, उसका नाम था जय, अंपायर जय था उस मैच में, जिसने 1999 में, आपको याद होगा कि अनिल कुंबले ने दिल्ली टेस्ट में 10 की 10 विकेटें ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। सही। और वो अंपायर जो था वो अंपायरिंग कर रहा था, उसका ताल्लुक बेंगलोर से था, और उसने कई ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिए थे कि जिसकी वजह से कुंबले की 10 विकेटें हो गई थी। तो मैंने कहा आप तो वो अंपायर है, तो घबराया। मैंने कहा आपने ईमानदारी से अंपायरिंग, मैंने उसका इंटरव्यू शुरू कर दिया। थोड़ी बार वो घबरा गया, उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मुझसे खो गया है। आप यकीन करें नादिर, उसके विजिटिंग कार्ड पर जो 10 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हुए थे, उन सबकी छोटी छोटी तस्वीरें थी आउट होने की। ऐसा लग रहा था कि कुंबले ने आउट नहीं किए, उसने आउट किए। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो उसका था ना। अच्छा, इंडिया कौन सा वाला छक्का नहीं भूला? ये शाहिद अफरीदी वाला या जावेद मियांदाद का छक्का हमेशा उन्हें याद रहेगा। अच्छा। इसलिए उसके बाद से फिर आपको पता है भारत ने शारजा में मैच खेलना बंद कर दिए। अभी एशिया कप में भी उन्होंने कहा हम शारजा में नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेल लेंगे, हम अबू धाबी में खेल लेंगे, शारजा में नहीं। वो छक्के की तड़प इतनी ज्यादा थी, उसकी कसक इतनी ज्यादा थी। आर यू श्योर ये वो छक्के की वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड ठीक नहीं? इसलिए कि शारजा का जो क्रिकेट स्टेडियम है नादिर, वो आप भी गए होंगे, बिल्कुल आबादी के बीच में बात ऐसा ही है, चढ़ जाते लोग, हाँ, बाहर से भी देख रहे होते। और वहां पर ये होता है कि शारजा में क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं बेचारे, पख्तून कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले जो वहाँ काम करते हैं, तो वो सब आते हैं। वो क्राउड जो है शारजा में पाकिस्तानी ज्यादा होता है क्राउड, तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो है भारत जो है वो वहाँ नहीं खेल रहा। लेकिन मियांदाद के छक्के की इतनी इंपॉर्टेंस थी। आपको याद होगा बुशरा अंसारी ने गाना भी बनाया था, एक छक्के पे जावेद को दरम 1000 मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दरम 1.25 लाख मिलेंगे। एक छक्के पे जावेद को 1.25 लाख मिलेंगे, तौसीफ बेचारे को दरम 1 मिलेगा। अच्छा, खैर हमें तो याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये बात ऐसी होगी। अच्छा, इसी पे नसीम शाह के छक्के, एक सेकंड, नसीम शाह को भी छोड़े, शाहिद अफरीदी के छक्के पे आए, 2 छक्के मारे उसने अश्विन को। आपको क्या लगता है कि चेतन शर्मा ने तो फुल टॉस कराई थी तो छक्का लग गया, अश्विन ने तो सही बॉल कराई थी? अफरीदी का प्लान शॉट था, वो उसको पता था कि ये कहाँ गेंद करेगा। अश्विन ने गेंद बिल्कुल सही की थी, लेकिन अफरीदी की रिस्ट में इतनी पावर थी कि वो छक्का जो गया, वो अश्विन भी, आपने अगर रिप्ले देखे, वो देखता रहा कि वो समझा ग्राउंड के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो बाहर जाके गिरा। हम भी यही समझ रहे थे, खड़ी हो गई है। अफरीदी की बात और थी, लखनऊ में इसने मारे थे, मुझे याद है 2006 में जो छक्के मारे थे इसने लखनऊ में, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था रेडियो पाकिस्तान, पिन ड्रॉप साइलेंस। अफरीदी की बात और है, लेकिन जावेद मियांदाद के छक्के की अपनी अहमियत है। दोनों ने भारत के खिलाफ, आप अफरीदी के छक्के से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं जावेद मियांदाद के? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, अब आप नसीम शाह के छक्के? नसीम शाह के छक्के तो लग गए, ये मैं अपनी उसमें बता रहा हूँ। नसीम शाह के छक्के इसलिए लग गए कि एक तो हीट ऑफ द मोमेंट था, अफगानी क्रिकेटर जो थे वो बहुत ज़्यादा स्लेजिंग कर रहे थे, कमेंट्स पास कर रहे थे, और नसीम शाह भी पठान है लोअर दीर का, उसका दिमाग भी घूम गया, तो उसने उनको उसी तरह से जवाब दिया, और उसमें एक नया जोश, जज्बा, मोटिवेशन आ गई नसीम शाह में। उसने जो छक्के 2 मारे और पाकिस्तान को जितवा दिया, वरना हंगामा हो जाता। आपको पता है अफगानी क्राउड ने क्या हंगामा किया हारने के बावजूद। जी, उस पर तो मैं आता हूँ। बड़ी एक तूफान बदतमीजी, हुल्लड़बाजी, सीटें तोड़ दी उन लोगों ने। इस पे तो मैं अलग आपसे बात करता हूँ। लेकिन नसीम शाह जो है अपना,
उस पे बाकायदा वो क्रिकेटिंग शॉट से यार मिर्जा साहब, वो तो उसकी- ऐसा लग रहा है देखिए, सिखाया है उसके किसी ने। बल्ले के मिड में गेंद आई थी, बल्ले के वस्त में गेंद मिडिल ऑफ द बैट आई थी, और मिडिल ऑफ द बैट आई, कोई एज वेज नहीं लगी थी उसकी, उसने प्लान करके मारे, इसलिए कि उसमें एक जज्बा था। अगर आपको कोई फर्ज कीजिए कोई गाली दे देता है तो आदमी में एक होता है ना अंदर से कि यार अच्छा मैं इसको अभी बताता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि चूंकि वो स्लेजिंग कर रहे थे, और आपने देखा होगा मैच के बाद हसन अली वगैरह जब मैदान में आए तो किस तरीके से अफगानी क्रिकेटर्स को कह रहे थे, तो वो हीट ऑफ द मोमेंट। उसके बाद नसीम शाह ने कौन से छक्के लगाए आप मुझे बताएं, इतनी उसकी बारियां आई, वो उस वक्त सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो छक्के लगाए। और मजे की बात है कि जो पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने एक वीडियो डाल दी कि जी देखें नसीम, वो नेट में मैं नसीम शाह को छक्कों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। भाई पहले अपने बैट्समैनों को कराओ जिनके लिए तुम्हें रखा गया है, तो तुम बॉलर को प्रैक्टिस करा रहे थे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से लोग करना जानते हैं। अच्छा, नहीं तो हो सकता है यार यूसुफ भाई ने कराई हो प्रैक्टिस, वो अपना क्रेडिट तो ले रहे हैं ना यार, वो लेने दें उन्हें क्यों। डेफिनेटली क्रेडिट लेंगे ना, क्योंकि अगर नौकरियां खतरे में हो, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी भी कुछ भी तब्दील हो सकता है, तो फिर उसमें एफिशिएंसी तो शो करनी होती है ना। अच्छा, यूसुफ भाई के बारे में भी बताएं आप, उनकी भी एक पूरी एक किताब बननी चाहिए, वो कितनी बड़ी शख्सियत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी, हाँ माशाल्लाह, इस्लाम की रोशनी में आए। विवियन रिचर्ड्स का उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा 2006 में। जी सही है, बिल्कुल। और यूसुफ भी क्रिकेट खेलते थे, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद से ज़िंदगी गुजारी। अगर आप देखें तो उनके वालिद जो थे यूहन्ना मसीह, वो वहाँ एक हॉस्पिटल में काम करते थे लाहौर में, रेलवे कॉलोनी का रेलवे हॉस्पिटल था। अच्छा, एज अ नर्स उनके वो एज अ जो जैसे कहने चाहिए जो डिपार्टमेंट जो दूसरा होता है सफाई वाला, उसमें वो काम करते थे। अच्छा। और उनकी वालदा नर्स थी, ठीक है। और यूसुफ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे। यूसुफ की बड़ी दिलचस्प कहानी, क्योंकि उनको क्रिकेट का शौक था। बास खलंडरे नौजवान होते ना, आपने तो पढ़ाई की होगी ना माशाल्लाह। हम भी पढ़े ही रहते थे घर में। अच्छा, तो वो यूसुफ जो थे वो पढ़ाई नहीं करते थे, तो उनके अब्बा ने देखा कि उनको दाखिला मिल गया डॉन बास्को स्कूल लाहौर में, क्रिश्चियन कम्युनिटी की बेसिस पर। उस वक्त क्रिश्चियन थे, तो उनके वालिद ने कहा ये पढ़ता वढ़ता नहीं है, तो उनके वालिद ने पहले यूसुफ को एक दर्जी की दुकान पर काम सीखने पर लगाया, क्योंकि बेचारे लोअर मिडिल क्लास से थे, उन्हें अपने रोजगार के लिए यूसुफ वहाँ उन्होंने कुछ अरसे काम किया, वहाँ से भाग गए। अच्छा, एज अ दर्जी? जी, दर्जी सीख रहे थे काम, दर्जी बने नहीं। कौन सा, जनाना मर्दाना? अब ये तो यूसुफ ही बताएगा आपको। हाँ, यूसुफ भाई हमारे बड़े हर दिल अजीज है, प्यारे भाई हैं, और ये तो मैं पूछूंगा, ये बाकायदा दर्जी का काम आता है? कपड़े खराब तो नहीं कर देते थे, ये भी पूछेगा, कहीं ये भी हो सकता है ना। और फिर उसके बाद उनके वालिद ने जब देखा वहाँ नहीं उनकी दाल गली, तो फिर उन्होंने यूसुफ को एक रिक्शा किराए पे लेके दिया कि वो चलाएं। कुछ अरसे उन्होंने चलाया, लेकिन उनका दिमाग क्रिकेट की तरफ था। अब आप देखें ना, एडिसन छपाई का मुजिद, उसको क्लास से नहीं, वो कहाँ पढ़ा लिखा था, क्लास से निकाल दिया गया, लेकिन उसने कितनी इजादात की। तो इस तरह से टैलेंट अल्लाह ताला, जिस तरह आप शुरू में कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला टैलेंट देता है। तो यूसुफ को जब वो रिक्शा भी नहीं चला सके तो क्रिकेट चलाया था उन्होंने थोड़े अरसे, क्रिकेट खेल। कराची ये तो आप उनसे पूछिए, कराची में चलाते तो चालान बहुत होते उनके। ये उन्होंने जो है वो लाहौर में चलाया। फिर उसके बाद यूसुफ को क्रिकेट का शौक था, लाहौर वाले उन्हें सेलेक्ट नहीं करते थे, तो यूसुफ ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भावलपुर से किया, लाहौर से जाकर। अरे वाह वाह, हमारे शहर से। हाँ, लियाकतपुर के नजदीक है ना भावलपुर। हाँ, लियाकतपुर। देखिए ये हमारे गांव में पहुंच गए, ये अभी हमारे गांव में, अभी हमारे घर में भी घुसने आ रहे हैं, ये मैं बता दूं। लेकिन फिर यूसुफ ने भावलपुर में डेब्यू किया, और फिर उसके बाद राशिद लतीफ़ जब कप्तान बने 97 में, तो राशिद ने मुझे बताया, राशिद मेरे घर के पास रहते थे मॉडल कॉलोनी में, तो राशिद ने कहा इकबाल भाई एक बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन आया, मैं इसको पाकिस्तान टीम में लाऊंगा। वो कैप्टन थे, तो मैंने कैसे, वो एक वहाँ पर बांग्लादेश में टूर्नामेंट हो रहा था, वो वहाँ यूसुफ को लेकर गए, टीम में सेलेक्ट कराया, माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव। वहाँ पता चला यूसुफ को खिलाया नहीं, और एक उनसे कैच, हर्षी के कानितकार का कैच भी ड्रॉप हो गया। यूसुफ सब वो फील्डिंग में इतने ज़रा नहीं थे, सब समझे सब समझे कि अब इसका करियर खत्म। लेकिन राशिद लतीफ़ को उस पर कॉन्फिडेंस था, वो उसे साउथ अफ्रीका लेकर गया, और फिर यूसुफ कहाँ से कहाँ चला। आप यकीन करें, जो यहाँ पे आता है जिसका क्रिकेट से ताल्लुक है, वो राशिद लतीफ़ की तारीफ करके जाता है। मैं इतना मुतासिर हो गया हूँ कि राशिद लतीफ़ की इतनी तारीफें सुनी है कि जहाँ भी मिलेंगे मैं पप्पी करूँगा उनको। उनका आपको पता है निक नेम क्या है? दादा।
दादा, नाना। अच्छा नाना, नाना वाह, वाह। नाना पाटेकर से मिलकर उनका नाम बनाया, उनसे देखकर, क्योंकि राशिद लतीफ़ का स्टाइल वही नाना पाटेकर का है। अच्छा, रिजेम्बलेंस देते हैं इस वजह से? रिजेम्बलेंस नहीं, जिस तरह से वो गुफ्तगू अच्छा, करते जिस हैं तरह या गुफ्तगू। जिस तरह से वो उनका स्टाइल है। वाह राशिद वाह वाह वाह। राशिद मेरे घर के साथ ही रहते थे। उन्होंने अपने घर के बराबर में एक पिच बनाई हुई थी खाली प्लॉट पे, और वो पाकिस्तान नहीं खेले थे, तो उस पिच पर राशिद लतीफ़ और घर के नज़दीक रहते थे सईद अनवर, वो दोनों आते थे और वहाँ उस पिच पे प्रैक्टिस करते थे। तो वही आपकी शुरू की बात है ना कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, मेहनत का सिला ज़रूर देगा, बेशक। और इन दोनों को मिला। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे, अफगानिस्तान की अभी बीच में हम बात कर रहे थे नसीम शाह के टाइम पे कि वहाँ पे बहुत सी वायलेशन हुई, सीटें तोड़ी गई, हुल्लड़बाजी हुई, वहाँ की ऑडियंस ने हार बर्दाश्त नहीं की। एक क्रिकेट है, हार जीत तो होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो पाकिस्तान के फैंस भी थोड़े से खिंचे हुए होते हैं जहाँ अफगानिस्तान का मैच होता है कि यार कोई ऐसी बदमज़गी ना हो जाए। तो बल्कि रमीज़ राजा ने तो बड़ा हार्ड स्टेटमेंट भी दिया था कि हम इनके साथ नहीं खेलना चाहते। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का एहसानमंद होना चाहिए क्रिकेट में लाने के लिए, क्योंकि जब अफ़गानिस्तान के लिए कोई जगह नहीं थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी होती थी, अब तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने खेलने की इजाज़त दी, प्रैक्टिस करने की, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीज़न में अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम आकर खेलती रही है। तो उन्हें तो एहसानमंद, और ज़्यादातर आपको पता है पेशावर में जो अफ़गान महाजरीन का जिल्लो कैंप होता था, ज़्यादातर लड़के तो वही रहते थे। ये राशिद खान जो अफ़गानिस्तान का लेग स्पिनर है ज़बरदस्त, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ता था, बिल्कुल ऐसे ही वो है, तो इनकी डॉक्टर शनाख्ती बनना कार्ड चाह नहीं रहा है था पाकिस्तान के भाई। और वो उसके बाद वो वहाँ चला गया। तो वहाँ मैं 2019 में नादिर में वर्ल्ड कप का मैच था पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान, हेडिंगले लीड्स में, तो मैं कवरेज के लिए गया हुआ था। पता चला मैच शुरू होने से पहले ही हंगामा आराई शुरू हो गई, अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी फैंस को नहीं करे फैंस बिल्कुल कि आज हम जीतेगा। वो अपना झंडा लेकर आए हुए थे, पाकिस्तानी भी अपना झंडा लेकर आए हुए थे। कहाँ पे? लीड्स में, लीड्स नजदीक उसके ब्रेडफर्ड है, और ब्रेडफर्ड तो मिनी पाकिस्तान है, वहां से काफी लोग आते हैं। सही। तो लीड्स में वो आए हुए थे अफगानी, और हंगामा आराई शुरू हो गई। और शुक्र करें पाकिस्तान वो मैच जीत गया। अगर इमाद वसीम वो मैच नहीं जितवाता, अगर वहाब रियाज वो छक्का नहीं लगाता, तो हम सब मीडिया बॉक्स में बैठे ये सोच रहे थे आज तो बहुत हंगामा आ रही होगी। और क्योंकि अफगानी वो तो बड़े खुश हो रहे थे ना कि हम जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं। और इसी तरीके से मुझे याद है 2018 में अबू धाबी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, और अफगानिस्तान जीत रहा था, और शोएब मलिक ने जो बैटिंग की पाकिस्तान को जितवा दिया, जिसकी वजह से ठंडे हो गए वो। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी राय में क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए, और इतनी एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी। खेलना चाहिए या नहीं चाहिए हमें उनके साथ अभी फिलहाल करंट सिचुएशन? मेरे ख्याल में उनके साथ खेलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको भगा दिया था कि क्रिकेट में कोई हद नहीं होती, सियासत कोई बाउंड्री नहीं होती क्रिकेट में। क्रिकेट तो जो सारी दुनिया खेल ली। अब आप देखें 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है, 5 जो है वो एशियन है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया तो पाकिस्तान के एशिया कप में नहीं आ रहा, उसने मना कर दिया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जाना चाहिए? देखिए, ये एशिया कप जो है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर आता है। वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसके अंडर आता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जो है जय शाह, जो भारत के वजीर दाखिला अमित शाह का बेटा है, और अमित शाह नरेंद्र मोदी का दायां बाजू है। अच्छा जी। और जय शाह जो है उसकी गंगोली से उसकी नहीं बनी, तो गंगोली को उन्होंने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से हटाकर अब रॉजर बिनी को लेकर आए वो। तो जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, और चूंकि उनके वालिद उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने पहले ही बयान दे दिया कि हम जाकर नहीं खेलेंगे। अगर भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो उस सूरत में एशिया कप के चांसेस यही है नादिर, मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, कि मुत्तहदा अरब अमारात में होगा एशिया कप। अच्छा। और पाकिस्तान ने धमकी तो दी है उनको, लेकिन लाखों पाउंड्स मिलते हैं पार्टिसिपेशन फी के अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाएगा, और तो फिर जीतने के अलग, और जीतने के अलग पैसे हर मैच के, सेमीफाइनल के। तो पाकिस्तान अगर वहां जाकर भारत में खेलता है वर्ल्ड कप, फिर 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में, तो अगर पाकिस्तान एक अच्छा जेस्चर शो करता है, वो भी आईसीसी का इवेंट है, तो फिर भारत को पाकिस्तान आकर खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है आपके पास? कंप्रोमाइज करेगा। अभी जो बहरीन में इजलास हुआ था मनामा में,
वहाँ पर नजम सेठी ने ये कहा कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे खेलने, लेकिन ज़राए ये बताते हैं, जो मेरे अपने क्रेडिबल सोर्सेज हैं, वो ये कहते हैं इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ये तय हो चुका है कि जो एशिया कप है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा और वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होगा, जिसमें पाकिस्तान जाकर खेलेगा। ये तो इम्कान आपने अपनी प्रेडिक्शन, अपना एक्सपीरियंस, आपने जो भी, जब ये डिसाइड हो क्लिप चलाइएगा आप, ये आपका क्लिप चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और ये अभी से मैं देख रहा हूँ वायरल हुआ हुआ, मिर्जा इकबाल बेग ने पहले से कर दिया है बोले क्या बात है, वो सीन हो गया है। लेकिन ये आपका दिल की भी बात यही है जो आप ये कर रहे हैं। देखिए जो करंट सिचुएशन है ना, भारतीय टीम, भारतीय हुकूमत की मरहून मिन्नत है। अगर नरेंद्र मोदी इजाजत देंगे भारत को कि पाकिस्तान जाकर खेलो, तब भारत खेलेगा। आखिरी मर्तबा 15 साल पहले भारत पाकिस्तान खेलने आया था, 2008 का एशिया कप, उसके बाद से भारत आया नहीं। पाकिस्तान आखिरी मर्तबा 2012 में भारत गया था एक सीरीज खेलने के लिए, उसके बाद से पाकिस्तान नहीं गया। तो दोनों ममालिक की क्रिकेट इतनी ज़्यादा है, वहाँ 1.25 अरब की आबादी है, यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान भारत का, आप देखें नादिर, जब भी चाहे वर्ल्ड कप में मैच हो, कहीं पर एशिया कप में मैच हो, इतनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसे ही है। सट्टा भी ठीक ठाक लगता होगा, बुकीज वगैरह, इसके हवाले से बताए ना कुछ। सट्टा तो डेफिनेटली अब आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, सट्टा तो अब जिस तरह से फैंसी फिक्सिंग हो गई, राशिद लतीफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा था, फैंसी फिक्सिंग में क्या होता है कि इब्तिदाई 10 ओवर्स में इतने रन्स बनेंगे, वो डिपेंड करता है उन दोनों ओपनर्स पर कि 10 ओवर में अगर वो स्लो खेलेंगे तो 30 रन बनेंगे, तेज खेलेंगे तो 60 रन बनेंगे। ये फैंसी फिक्सिंग होती है। लेकिन पहले जो एक ज़माने में होती ना मैच फिक्सिंग के, पूरा मैच फिक्स कर दिया, हार गए। हालांकि अगर आप देखें फिक्सिंग का आगाज़ भारत से हुआ। मुंबई जो है मैच फिक्सिंग का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, भारत से आगाज़ हुआ। और आपको याद होगा हांसी क्रोनिये जो साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन है, उसकी कॉल भी भारत में पकड़ी गई थी। बुकी से बात करते हुए। मार्लिन सेम्यूल वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन, उसकी कॉल भी भारत में पकड़ी गई थी। और फिर भारतीय कई खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लगी, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, चाहे वो जो है उनके मनोज प्रभाकर हो, बहुत सारे प्लेयर्स पर पाबंदी भी लगी। तो सट्टा तो भारत में, लोग कहते हैं ये स्टार्ट वहाँ से। भारत माँ है सट्टे की। आप बाप को ढूंढे ना, माँ को क्यों ढूंढ रहे हो? हाँ, बाप कौन है? पाकिस्तान। आप ढूंढे बाप कौन है, ये तो अब आप खुद सोचे। मुझे तो लगता है, आप बताएं, हमें क्या लगता है यार? नहीं, आप हमें क्या लगता है, वो वैल्यू थोड़ी रखती है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे पाकिस्तान को तो नहीं आप कह सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका में बड़ा सट्टा होता है। साउथ अफ्रीका बाप है? बाप नहीं कह सकते, चच्चा कह सकते हो। चच्चा कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। साउथ अफ्रीका आप दूसरे नंबर पे ला रहे हैं, और पहले नंबर पे कौन है ये आप गैस खुद कीजिए। आपने कह दिया भारत, आपने तो हाँ, पहले नंबर भारत है। आप बिल्कुल स्टेटमेंट ओन करें। हाँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं। देखिए मुंह से बात निकली, तो किताबों में आया हुआ है कि भारत जो है मुंबई सट्टेबाजी का सबसे बड़ा गढ़। अभी मुझे और आपको इंडियंस गालियां दे रही है, मैं बता रहा हूँ नीचे। एक बात है, ये फैक्ट है, लेकिन वो गालियां, हम आपकी गालियां सरे तस्लीम खान कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आपको। लेकिन देखिए बात अगर सच्ची हो तो कबूल करनी चाहिए। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग हुई, मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट पकड़े गए। हम सब ने, बल्कि पाकिस्तान के बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अभी तक वो उन्हें माफ़ नहीं करते, तो सबको पता है, हम मानते हैं। लेकिन आपकी तरफ भी हुई, माने आईपीएल में स्कैंडल आया बहुत बड़ा, याद होगा आपको। बिल्कुल, आईपीएल और बहुत सारी अब तो जो लीग्स हो रही है ना नादिर, उन लीग्स में अगर कोई इतने पैसे लगाता है तो उसके पैसे भी तो रिटर्न तो चाहिए ना, ओनर्स। अब देखिए ना, पहले सिर्फ भारत में आईपीएल होती थी, 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग, उससे वो किस वजह से हुई कि उससे पहले आईसीएल हुई, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसके मुकाबले पर आईपीएल खड़ी हुई। इंडियन क्रिकेट लीग खत्म हो गई, मोइन खान वगैरह गए थे, आपको याद है, आईसीएल सारे गए थे, तो उसके बाद अब आईपीएल शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे नंबर पर। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, ऑस्ट्रेलिया जी नहीं, ऑफिशियली नहीं, लोग ये जो आपको रिटर्न मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, नहीं फीडबैक तो मिल रहा है, वो तो सही है, मैच फंसे हुए हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है ये कि दूसरे नंबर पे। ये तो कौन करेगा ऑफिशियल? ये ऑफिशियल आईसीसी इन लीग्स में आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट लीग्स हैं। अच्छा, ये प्राइवेट लीग्स हैं। अब देखें ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रही है, सही है, और वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, श्रीलंका में लंकन प्रीमियर लीग हो रही है,
भारत में इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। अच्छा, तो अब लीग्स होने लगी। ये आपका मुशाहिदा है कि पीएसएल दूसरे नंबर? पीएसएल बिल्कुल जो ब्रांड है, क्योंकि जब नादिर 2016 में पीएसएल शुरू हुई थी, मैंने तो सारी पीएसएल कवर की, मैं दुबई में था, तो उस वक्त कोई सोच नहीं रहा था कि यार ये ब्रांड बन जाएगा, टीमें बहुत सस्ती बिकी। लेकिन अब आप देखें पीएसएल 8वां एडिशन है। बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है, मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, ये आईपीएल की मतलब इसको ऐसा कर लें कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अलावा बाहर लीग्स नहीं खेलते। इतने पैसे उन्हें मिलते हैं आईपीएल में, न सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, उनकी पॉलिसी भी है बिल्कुल, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाजत ही नहीं देता, चाहे कहीं पे पाकिस्तान के अलावा भी। और उनकी पॉलिसी, अब आप देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना इन्फ्लुएंशियल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि जब आईपीएल होती है तो दुनिया की बेशतर टीमें अपने मैचेस कहीं और नहीं रखती ताकि उनके प्लेयर्स अवेलेबल हो, जाकर खेलें। आप अंदाजा लगाए ना इससे। बिल्कुल ऐसे उसकी, और पैसे बहुत हैं, करोड़ों रुपए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं प्लेयर्स को और भारत जा रहे हैं, तो डेफिनेटली करोड़ों तो खैर वो तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, करोड़ों तो अब पीएसएल में मिलने लग गए बड़े प्लेयर्स को, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बाबर आजम के बारे में, आप कप्तानी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बाबर आजम अभी सीख रहा है, उसको बना दिया गया था, मिसबा ने जब बनवाया था कप्तान अजहर अली के बाद या सरफराज के बाद, तो बाबर आजम अभी सीख रहा है। मेरी राय में बाबर आजम अभी रेड बॉल क्रिकेट में उस तरह का कप्तान साबित नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए, जो शूट कप्तान। वाइट बॉल क्रिकेट में, टी20 और वनडे क्रिकेट में नो डाउट बाबर आजम अच्छी कप्तानी कर रहा है। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा वर्ल्ड कप के। अच्छा, मैच वैसे मिर्जा साहब, सॉरी बात काट रहा हूँ, आपके मैच फंसे हुए नहीं हुए बाबर आजम की कप्तानी में? बस बैड लग रहा है, जीता नहीं। कैसे इंग्लैंड आपको 3-0 मार कर नहीं, ये वाले नहीं बोल रहा, ये जो अभी दुबई में हुए हैं टी20 वर्ल्ड कप, खास तौर पे फाइनल तक पहुंचे, सेमीफाइनल में हार गए, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हारे ना? ऑस्ट्रेलिया से हारे थे सेमीफाइनल। याद है मैथ्यू वेड ने शाहीन शाह अफरीदी को छक्के लगा दिए थे। अब वो पीएसएल में महंगा तरीन खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू। जी, मैं वहीं बैठा हुआ था। 17 ओवर तक पाकिस्तान के हाथ में था। हसन अली से कैच भी ड्रॉप हुआ, हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ। बस वो मैथ्यू वेड जो है इस वक्त पीएसएल का महंगा तरीन खिलाड़ी है, पाकिस्तान सुपर लीग में आया खेलने। बिल्कुल होगा। तो अभी आप, हमारे चिड़िया ने एक बात बताई है कि अभी आप सफर कर रहे थे जहाज में, और आप जहाज की बीच वाली सीट पे बैठे थे, आपकी राइट सीट पे बैठे थे कोई बड़े मशहूर एंकर, और लेफ्ट राइट सीट पे आपकी चिड़िया ने गलत बताया। राइट सीट पे एक मशहूर क्रिकेटर और लेफ्ट सीट पे चले यूं उल्टा कर ले, यूं करेंगे ना, आप राइट चिड़िया को आजाद कर दें, आप उस चिड़िया को। राइट सीट पे आपका एंकर आ गया और लेफ्ट सीट पे क्रिकेटर आ गया, मिसाल के तौर पर, या लेफ्ट पे एंकर, राइट पे क्रिकेटर। तो वो क्या हुआ था, वो जरा वाकया बताए, कौन था एंकर, कौन था क्रिकेटर, कौन था, और क्या बात है? मुबश्शिर लुकमान थे, वो खुद अपना चैनल चलाते हैं, आपको पता है। फिर आप कहेंगे पैसे दे दो अगर नाम लिया उनका नहीं। लेकिन और उनके मेरे राइट साइड पे बैठे हुए थे बाबर आजम। सही है। बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी की शादी में शिरकत के लिए कराची आ रहे थे। उसी फ्लाइट में मिसबाह उल हक भी अपनी अहलिया के साथ थे, वो भी शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे। तो मुबश्शिर लुकमान, आपको पता है, ब्लंट वो बोलते हैं, तो उन्होंने बाबर आजम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज किया, क्योंकि वो 1-2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं सलीम मलिक वगैरह के साथ, खुद भी वो सच वही शुरू कर दिया। हाँ, वो उन्होंने खुद भी वो क्रिकेट खेलते थे। तो बाबर रिजर्व था, इसलिए कि आप प्लेयर्स जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर पब्लिक में कुछ भी बोलेंगे तो वो लाजिम बात है वायरल हो जाएगा। तो बाबर ने ज्यादा जवाब नहीं दिया उनका, और वो अपने आराम से अपने लैपटॉप पे वो देखता रहा मूवी। हाँ, अच्छे तरीके से, लेकिन वो इरिटेट हो रहा था, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, थोड़ा सा कि भाई ये 2 आदमी, एक तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था, दूसरे मुबश्शिर लुकमान थे, तो ये 2 आदमी किधर से मेरे साथ बैठे। और ये भी बात मुझे पता चली है, बाबर ने रिक्वेस्ट भी की है मेरी सीट बदलो। नहीं, ये नहीं की, बल्कि मुझे लग रहा है नहीं, बल्कि बाबर ने अपने साथ मेरी सेल्फी ली और मुझे मेरे मोबाइल से सेल्फी ली। वाह। बाबर देखें, वो प्लेयर है, अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला 2012 में, नीचे से आया है। उसके अब्बा जो है वो आजम सिद्दीकी बाइक पे उसको लेकर जाते थे खिलाने के लिए। जी। बाबर आजम पे बड़ी मेहनत की। इतने सादे हैं अंकल, इतने सादे हैं कि वो वहां पे ग्राउंड में ना लोगों को बता रहे बाबर मेरा बेटा है, बाबर मेरा बेटा ही खेल रहा है। वो इतने मशहूर नहीं हुए ना, इसलिए वो लोगों को बता रहे होंगे कि मैं मशहूर। अब तो खैर वो बहुत मशहूर हो गए, उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मशहूर हो गए। अंकल बहुत अच्छे हैं, और बाबर भी बहुत अच्छा लड़का है। और मैं ये समझता हूँ, अगर मेरे से आप पूछे ना, तो अभी हमें उसको थोड़ा सा और चांस देना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। नो डाउट सपोर्ट। इस वक्त दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में से एक है
जो कवर ड्राइव बाबर आजम खेलता है कमाल के, हर खुश टीम रहे के हैं। खिलाफ वाह। और हर मुल्क में, ये नहीं कि घर का शेर है, हर मुल्क में वो स्कोर करता है। तो वाह। मेरे ख्याल में उसके अब्बा जो है ना आजम सिद्दीकी, वो कामरान अकमल के अब्बा अकमल सिद्दीकी के भाई हैं, और कामरान बिल्कुल अकमल ऐसी कजन है cousin इनके। cousin है, लेकिन कामरान, ये बाबर गिला करता है कि उसको उस वक्त सपोर्ट नहीं किया कामरान वगैरह ने जब ये क्रिकेट खेलता था। हाँ बेशक ऐसा ही है। और कामरान अकमल जब क्रिकेट खेलना था, उसके बल्ले नहीं होते तो बल्लों को रिपेयर करता था, जो पैसे आते थे उनसे बल्ला खरीदता था जब वो मक्का कॉलोनी लाहौर में रहता था। सही सही सही, ऐसा ही है। आपको घर का पता भी बता दूंगा। घर का नहीं बताया, लोग घुस जाएंगे वहां पे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रमीज राजा पे भी आए ना। रमीज राजा, आपको क्या लगता है कि बहुत बुरे पीसीबी के चेयरमैन साबित हुए, उन्हें हटाया गया, और ना सिर्फ वहाँ से हटाया गया, अब पीएसएल की कमेंट्री से भी हटा दिया, उस पैनल में भी वो नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो आपको क्या लगता है रमीज राजा की क्या गलती है, क्या कसूर है? देखिए, जब रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बने, पढ़े लिखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया हुआ है, और रमीज राजा के वालिद जो थे राजा सलीम अख्तर, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, और इनके भाई बहुत बड़े क्रिकेटर थे वसीम राजा। तो रमीज राजा जब चेयरमैन बने तो हम सब तवक्को कर रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों की ये राय है कि रमीज राजा का रवैया ही तब्दील हो गया चेयरमैन बनते हुए। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत, वो इंसान का पता चलता है ना उसके ज़र्फ़ का। तो वो रमीज राजा जो थे वो मतलब जब चेयरमैन बने तो उनका रवैया ही तब्दील हो गया, और फिर वो इतना कुछ कर नहीं सके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत बहुत ज़्यादा है, जब हुकूमतें तब्दील होती हैं। नहीं, तो, मुझे नहीं पता, आप बताएं ना। नहीं तो ये तो सबको पता है, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत है। ठीक ठाक। जब अब आप देखें ना 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, 11 चेयरमैन 1999 से अब तक। वर्ल्ड कप 1999 जो खालिद महमूद चेयरमैन थे, खालिद महमूद गए, उनके बाद सेनेटर सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान आए, मुजीबुर रहमान गए, हुकूमत बदल गई तो डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ बन गए, फिर जनरल मुशर्रफ आए, डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ के बाद वो जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया को लेकर आ गए, उस वक्त तो वो कोर कमांडर मंगला थे। तौक़ीर ज़िया गए, शहरयार ख़ान आए, शहरयार ख़ान चले गए तो नसीम अशरफ आ गए। मैं आपको सबके नाम मुझे याद है, खुदा की कसम, नाम भी याद है, घर के भी पते याद है सबके। इनमें से सबसे बेहतर कौन था, अगर आप देखें पॉलिसीज से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, तौक़ीर ज़िया ने काम किया। तौक़ीर ज़िया 4 साल रहे, उन्होंने क्रिकेट एकेडमीज़ बनाई, क्रेडिट उनको जाता है। लाहौर में जो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो तौक़ीर ज़िया का बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने उस वक्त काम किया, बाद में तो फिर सियासत शुरू हो गई। अच्छा, ये पीसीबी का चेयरमैन की तनख्वाह वगैरह कितनी होती है? तनख्वाह तो नहीं होती, लेकिन जब टूर, तनख्वाह नहीं होती? तनख्वाह से मुराद के उसको वैसे ही इतने, एक घर मिलता है वेल फर्निश्ड, ड्राइवर मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गार्ड मिलता है, गाड़ी मिलती है। रमीज राजा के पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ना, वो नजम सिटी वाली जी। तो इतनी सारी चीज़ें, और फिर उसके अलावा बिजनेस क्लास में ट्रैवल, 7 स्टार 5 स्टार होटल में रिहाइश, और जब गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो 750 से लेकर 950 पाउंड डॉलर्स तक आपको डेली अलाउंस। अच्छा, तो आप बन जाए चेयरमैन। नहीं, ये तो फिर वाकई अच्छी है, हाँ, हैंडसम अमाउंट है। तो ये और हाइप इतनी ज़्यादा है नादिर कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा हाइप पीसीबी के चेयरमैन की है। वो हमेशा खबरों की जद में रहता है। आपको याद होगा रमीज राजा तो वीडियो स्टेटमेंट जारी करना शुरू हो गए थे, इतनी ज़्यादा हाइप है। नहीं, बिल्कुल वो करते थे, वो ऐसे ही लगता था अनऑफिशियल वजीर आजम है। हाँ, वो सब उन्होंने बनाया किसने था? आपने देखा नहीं कि जब वो इमरान खान को उन्होंने पीएसएल की ओपनिंग के लिए गए उनके कमरे में, और जाकर उन्होंने कहा मिस्टर पीएम, जिस तरह आपको याद होगा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जब मलका एलिज़ाबेथ जिंदा थी तो उनका वो गया था क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती थी, तो उनको कहा मैडम आप हर हाईनेस आप शुरू करने का ऐलान करें कि लंदन ओलंपिक्स आर ओपन। तो रमीज राजा ने वही किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उसने कहा मिस्टर पीएम नाउ इट्स टाइम, आप ऐलान करें पीएसएल इज़ ओपन। अच्छा जी, सरफराज अहमद के साथ नाइंसाफ़ी होती है? बिल्कुल हुई। जब 2019 का वर्ल्ड कप था, हाँ, वहाँ पर मैच हुआ पाकिस्तान का मैनचेस्टर में, सही है, भारत से, तो इमरान खान साहब ने जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और पीसीबी के पेटर्न भी थे, उन्होंने कहा कि टॉस जीत कर आप पहले खुद बैटिंग करें। सरफराज ने अकेले डिसीजन तो नहीं लिया, टॉस जीत कर भारत को हमने बैटिंग की दावत दी, उन्होंने इतने रन्स बना दिए। तो उस वक्त जो पेटर्न थे वो नाराज़ हो गए, और फिर सरफराज को पेटर्न कौन? वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो सरफराज को कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन सरफराज की कप्तानी में 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी जीते, भारत को ओवल में हराया 180 रन के बड़े मार्जिन से, और सरफराज की कप्तानी में हम 11 T20 सीरीज जीते। पाकिस्तानी टीम T20 की नंबर 1 टीम रही।
तो उसको हटाना ज्यादती थी, लेकिन बहरहाल उसको हटा दिया गया। कप्तान तो बहुत अच्छा था, बॉर्न कैप्टन जिसे कहते हैं हाँ, वो उस तरह का था। वो अपने क्लब की भी कप्तानी करता था, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की, अंडर 19 की भी कप्तानी की, कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी कप्तानी की, पाकिस्तान की भी कप्तानी की। तो उसमें बहुत पोटेंशियल। अच्छा, सरफराज की इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची की टेरिटरी में तो बहुत जबरदस्त एक फैन से फॉलोइंग है, एक से एक उसके मतलब चाहने वाले बहुत। बिल्कुल चाहने वाले। और कराची नहीं कि अगर खेल रहा है नादिर, पाकिस्तान के लिए खेल रहा है ना सरफराज, कराची के लिए थोड़ी खेल रहा। लेकिन जो जिन लोगों की जहनियत ऐसी होती है कि जो नैरो माइंडेड होते हैं वो ये सोचते ये चीज है ना, हाँ, बिल्कुल है, ऐसा नहीं सोचना लाहौर में या केपीके में वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो कराची में। बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन केपीके में है सरफराज की, केपीके में लोग पसंद करते हैं। रिजवान के आने के बाद कम हुई, लेकिन केपीके में है। केपीके में है। और मैं ये समझता हूँ कि चले रिजवान ने ग्लव्स पहने हुए तो सरफराज ग्लव्स ना पहने, बैट्समैन खेल सकता है। इंग्लैंड में नहीं, जॉनी बेस्टो और वो उनके साथ जो दूसरा ओपनर है जॉस बटलर, वो खेलते हैं ना बैट्समैन जो है। तो सरफराज अब देखे 4 साल उसको इंतजार कराया। जनवरी 2019 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था, और फिर अभी पिछले साल के एंड में दिसंबर में वो टेस्ट, 4 साल बाद टेस्ट मैच खेला और मैन ऑफ द सीरीज हो गया। 1 सेंचुरी 3 सेंचुरी सरफराज ने बनाई ना। अगर कोई और प्लेयर हो जहनी तौर पर वो इतना वो हो जाए डाउन के, वो कहेगा यार अब तो चांस ही नहीं, छोड़ दो। लेकिन उसमें फाइटिंग स्पिरिट है सरफराज। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, ये मशहूर होने के बाद ये जो क्रिकेटर्स स्टाइल मारते हैं, जैसे अभी शाहनवाज धानी बड़ा भागता हुआ, पता नहीं, मैंने कहा अवाम की तरफ ही चला जाता है, तरफ चला जाएगा, बस नहीं चलता उसका। और इस तरीके के सेल्फी देखी उसकी आपने? सेल्फी ऑस्ट्रेलिया में जाके वो सेल्फीज बना रहा था वो लड़की के साथ जो वायरल। अब वो थोड़ी सी है अनमेच्योरिटी जो आहिस्ता आहिस्ता आएगी ग्रेजुअली। तो उस पर आपकी क्या राय है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को कम किया जाए? देखिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए। अगर आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए हैं, आप एक ऐसे मकाम पर आ गए जहाँ लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो आपको ग्रूमिंग भी करनी चाहिए। अब आप देखें ना, वसीम अकरम जब 84 में आए थे तो वसीम अकरम को इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कासिम उमर, चूँकि वो नैरोबी कीनिया में पैदा हुए, इंग्लिश अच्छी बोलते थे, तो 84 में जब वसीम अकरम मैन ऑफ द मैच हुए न्यूजीलैंड के टूर पर, तो कासिम उमर उनके साथ गए। वो जो इंग्लिश में सवाल पूछता था उसका उर्दू तर्जुमा करके वसीम अकरम से पूछते थे। वसीम अकरम उर्दू में जवाब देते थे और कासिम उमर इंग्लिश में जवाब देते थे। और वही वसीम अकरम इतना ग्रूम हुआ कि अब वो कमेंट्री करता है इंटरनेशनल चैनल्स। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। शाहिद आफरीदी को देख लें, वो ग्रूम हो गया। शोएब मलिक को देख लें, जब वो सियालकोट से आए, फुरकान मॉडल स्कूल में पढ़ते थे, जब वो आए कितना ग्रूम हो गए। तो ग्रूमिंग अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं, बेशक ऐसे ही है। और आपका आने का बहुत शुक्रिया, प्लेजर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप हमारे जो स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म है उसके आप शाहरुख खान हैं। अरे नहीं, ये तो अल्लाह ताला बस बनाता है, और स्पोर्ट्स में आदमी सीखता रहता है। नादिर, आप भी अगर करते हैं माशाल्लाह से, आप भी इतनी मेहनत के जरिए एक दिन में थोड़ी हो जाता है। जी ऐसा ही, जिद्दोजहद करना पड़ती है, नेक नियति के साथ काम। मैं समझता हूँ मिर्जा साहब, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। मुस्तकिल मिजाजी एक एवरेज आदमी को भी जगह दे देती है। बिल्कुल, मुस्तकिल मिजाजी। हाँ। हम बहुत जल्दी चीज़ों से फेड अप हो जाते हैं। बिल्कुल, कि यार नहीं हो रहा, और शॉर्टकट इख्तियार करने के चक्कर में होते हैं ना, उसकी वजह से भी आप नीचे गिरते हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ करें, अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने बड़ी जिद्दोजहद की। मैं कमेंट्री के लिए एक आपको जाते जाते वाकया बता दूं। मुझे कमेंट्री का बड़ा शौक था। तो मेरे घर के पास, एयरपोर्ट के पास एक ग्राउंड था, मॉडल क्रिकेट ग्राउंड। वहाँ पर पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था, लेग स्पिन करता। जब मैंने देखा मुझे पोटेंशियल नहीं, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन और कमेंट्री की तरफ चला गया। उस क्लब में सईद अनवर आते थे प्रैक्टिस करने, सईद आज़ाद आते थे, बाद में राशिद लतीफ़ भी आने लगे, आसिम कमाल भी आने लगे। तो मुझे शौक था। तो लोगों ने कहा, तुम इतनी अच्छी कमेंट्री करते हो तो तुम रेडियो पे क्यों नहीं करते? उस वक्त रेडियो का बड़ा बूम था। मैंने कहा मेरी कोई सिफारिश नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा करो कि नाज़िमाबाद में बख्तियारी यूथ सेंटर के पास एक मैदान है, जो बख्तियारी यूथ सेंटर का, वहाँ फाइनल होता है नाज़िमाबाद सुपर कप का, 10,000 आदमी देखने आते हैं इधर। तो वहाँ जाओ, कमेंट्री करो, लोगों की नज़रों में आओगे। मैं 4 बसें बदल के गया वहाँ, और जहाँ कमेंट्री हो रही थी वहाँ खड़ा हो गया। तो खड़ा जब मैं रहा तो एक साहब को तरस आ गया। उन्होंने कहा यार क्यों खड़े इतनी देर से? मैंने कहा मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा शौक है और मैं अच्छी करता हूँ, 2 ओवर मुझसे करा लें, अगर अच्छी नहीं की तो हटा दीजिएगा। तो उनको तरस आ गया। उन्होंने कहा अपने पंटर को हटाया गया, यार ज़रा देना इसको माइक। उन्होंने माइक दिया। मैंने 2 ओवर की मुड़ के उनकी तरफ देखा, उन्होंने करते रहो क्योंकि मैं अच्छी कर रहा था। जब 6 ओवर हो गए तो जो टूर्नामेंट का डायरेक्टर था वो अपने एक पंटर को लेकर आ गया।
और उसने उससे कहा, ओए किसको बिठा दिया? उसने कहा सर ये तो बहुत अच्छी कर रहा है कमेंट्री। उसने कहा हटो। उसने मुझे माइक छीना और कहा भाग जाओ, नजर नहीं आना, और उसने अपने पंटर को माइक दे दिया, आपको भगा दिया। अब मैं 3-4 बसें बदल के घर आ गया। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, ये जो आप कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे ना, मुस्तकिल मिजाजी की, मैंने हिम्मत नहीं आ रही। मैं कमेंट्री करता रहा। 1990 में मुझे अंडर 19 का फाइनल था, PTV उस वक्त होता था कराची में, कमेंट्री मिली, सिकंदर बख्त और हारून रशीद मेरे साथ थे। मैं बड़ा खुश, मैं सुबह ही सुबह पहुंच गया। जब मैं कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा, मैं अपनी तैयारी करके पूरी चीज़ें के दिमाग में बिठाकर, तो एक आदमी इतना बड़ा कागज़ लेकर कमेंट्री बॉक्स में दाखिल हुआ और उसने मुझसे कहा कि यार आपका भाई अंपायरिंग कर रहा है, ज़रा अच्छे अल्फाज में टीवी पे जिक्र कर दीजिएगा, मेरा और फ्यूचर बन जाएगा। मैंने मुड़ के देखा तो वही आदमी था जिसने मुझसे माइक छीना था। और मैं नहीं भूला, वो शायद भूल गया हो, लेकिन मैं नहीं भूला ना। मैंने उसको बताया कि मैं वही हूँ जिसको तूने भगाया था कि चलो भाग जाओ, तो मैंने उसका अच्छे अल्फाज में जिक्र कर दिया। तो मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। फिर बाद में मैं ऐसे मकाम पे पहुंचा कि वही हाथ बांध के खड़ा होता था कि इकबाल भाई कोई खिदमत। तो इंसान की अपने अंदर होनी चाहिए, तो अल्लाह ताला खुद हाथ पकड़ता है। क्या बात है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपके हाथ में मेहनत करना है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है। बस मेहनत करें किसी भी फील्ड में। ये चौरस ईंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह लगेगी कि बस मेहनत करें, रिज़ल्ट की फ़िक्र ना करें, कंसिस्टेंट हो जाएं आप बस अपनी फील्ड में। दैट्स इट, यही आज का मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नादिर। मिर्ज़ा मैं इकबाल तो खुद बेग। देखता हूँ कि आपके 3.9 मिलियन आपके वो हैं सब्सक्राइबर्स, मुझे तो सब पता है, मैं पूरी मालूमात करके आया था आपके बारे में, लेकिन अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाले नीमत से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मिर्ज़ा इकबाल बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।